राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 यानी कि एनएएस 2021 इसका जो प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र है यानी फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का जो क्लास 10th का इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसमें कुल 60 क्वेश्चन होंगे और इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी एमसीक्यूज हैं, 4 ऑप्शन है और इसमें से कोई एक आंसर सही होगा। तो जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना तो जो रफ वर्क होगा ये इसी बुक में कर सकते हैं, पर्याप्त इसमें जगह है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इसमें एक छोटा सा पैसेज है, एक स्टोरी है और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो पहले तो इस पैसेज को हम समझते हैं, स्टोरी को देखते हैं। लॉन्ग अगो यानी बहुत साल पहले, अ वाइस ओल्ड मैन कॉल्ड हामागुची, एक बुद्धिमान ओल्ड मैन था यानी बूढ़ा आदमी था जिसको कि हामागुची कहते थे, लिव्ड अटॉप अ हिल ओवरलुकिंग अ विलेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ जापान। जापान के तटीय क्षेत्रों में यानी कोस्टल एरिया में एक गांव में एक हिल टॉप पर एक व्यक्ति रहता था हामागुची नाम का, जो बूढ़ा था, ओल्ड मैन था। ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल द विलेजर्स। उसको गांव के लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा रिस्पेक्ट उसको दिया जाता, उससे प्यार किया जाता था, प्यार करते थे। ही वॉज वाइज, काइंड एंड हेल्पफुल। वो बहुत बुद्धिमान था, दयालु था और लोगों की मदद करता था। दे वुड फॉन्डली कॉल हिम ग्रैंडफादर। जनरली लोग उसे ग्रैंडफादर कहते थे, दादाजी कहते थे। द विलेजर्स ऑफन कंसल्टेड हिम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। जो विलेजर्स लोग थे यानी ग्रामीण लोग थे वो हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर उनसे संपर्क करते थे। ही वुड गिव देम गुड एडवाइस। वो उन्हें बहुत अच्छी सलाह देता था। वन डे, एक दिन, हामागुची पियर्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज हाउस। हामागुची अपने घर के विंडो से बाहर झांक रहा था एंड saw that the villagers were preparing for their annual harvest festival। जो विलेजर्स थे वो तैयारी कर रहे थे, उनका जो वार्षिक हार्वेस्ट यानी कृषि का जो त्यौहार होता है उसकी तैयारी में लगे हुए थे। इट वॉज वेरी हॉट एंड सल्ट्री। बहुत गर्म दिन था और सल्ट्री यानी उमस भरा दिन था। अ सॉफ्ट ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। एक हल्की मंद मंद हवाएं समुद्र से चल रही थी। सून ही सा ह्यूज वेव्स इन द सी। तभी वो अचानक देखते हैं ह्यूज यानी बहुत बड़ी, वेव्स इन द सी, समुद्र में बहुत तेज लहरें चल रही हैं। दे लुक्ड डार्क एंड थ्रेटनिंग। वो बहुत गहरी थी यानी अंधेरा था, थ्रेटनिंग यानी कि बहुत तेज आवाज उसकी आ रही थी। द विलेजर्स वर सो एंग्रोस्ड। द विलेजर्स वर सो एंग्रोस्ड इन हार्वेस्टिंग द राइस दैट दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग। तो जितने विलेजर्स थे वो उनकी खेती के काम में बहुत बिजी थे, जो खेती होती थी राइस की यानी चावल की, दैट दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग। तो उन विलेजर्स ने इस बात पर बिल्कुल नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। हामागुची न्यू दिस वाज अ टाइडल वेव। हामागुची जानता था ये टाइडल वेव यानी जो ज्वार भाटे होते हैं समुद्र में, वो वाली वेव्स थी। एंड वुड सीन एंगल द विलेज। एंड वुड सीन एंगल द विलेज। जो विलेज था, जो गांव था, वो उसके आसपास वो पूरी वेव्स फैलने लगी थी। हाउ टू अलर्ट द विलेजर्स। विलेजर्स को कैसे अलर्ट करे। ही थॉट क्विकली, उसने तुरंत सोचा। देन ही रेन टू हिज प्लॉट। तो वो दौड़कर उसके प्लॉट यानी उसकी खेत की तरफ गया। वेयर द स्टेक्स ऑफ राइस, जहाँ पर कि ढेर लगे हुए थे राइस के, राइस ले यानी धान के ढेर लगे हुए थे। एंड सेट फायर टू देम वन बाय वन, और उनको वो एक एक करके जलाने लगा। द फ्लेम्स फ्रॉम द बर्निंग राइस लिफ्ट स्काई वर्ड ब्लेजिंग ब्राइटली। जो उसकी फ्लेम्स थी यानी जो आग थी वो लगातार आसमान की ओर उड़ने लगी और बहुत तेज चमक के साथ यानी उजाला उसमें होने लगा जलने के कारण। द विलेजर्स सा द स्मोक। गांव वालों ने धुआं देखा। एंड वंडर्ड, आश्चर्यचकित हो गए, व्हाई हामागुची वाज डूइंग दिस। भाई हामागुची ऐसा क्यों कर रहा है। दे थॉट ही वाज क्रेजी। उन्होंने सोचा कि ये क्रेजी है यानी पागल है, हो गया क्या। बट दे रेन अप टू वेयर ही स्टूड। और वो दौड़ के आए जहाँ पर वो खड़ा था यानी हामागुची जहाँ पर खड़ा था। वंस दे रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल। एक बार वे लोग रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल यानी उस हिल के टॉप पर गए। दे लुक्ड बैक डाउन एट द सी। और उन्होंने फिर वापस समुद्र की तरफ देखा। एंड शाउटेड लाउडली, और बहुत जोर से बोला, लुक लुक, देखो देखो, अ टेरिबल टाइडल वेव इज कमिंग। एक खतरनाक जो टाइडल वेव है, ज्वार भाटे वाले जो लहर है, वो आ रही है। ये उन्होंने देख लिया। इन नो टाइम द वेव हैड स्ट्रक द विलेज। अब विलेज को स्ट्रक करने यानी टकराने में ज़्यादा समय नहीं बचा था। एंड डिस्ट्रॉयड देयर हाउसेस कैरिंग अवे। और उनके मकान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
कैरिंग अवे ऑल देयर पोजेशंस, उनके जितने भी सामान थे उन सभी के साथ में। द पीपल स्टूड स्टिल, वो बिल्कुल अचंभे से खड़े हो गए लोग। साइलेंट एंड शॉक, बहुत साइलेंट चुप हो गए, अब क्या कर सकते हैं, शॉक्ड हो गए। टू सी द सडन कैटेस्ट्रॉफ, इस कैटेस्ट्रॉफ को, इस आपदा को देखते हुए। एंड हैड बी फॉलन देम, और वो उस शोक में डूब गए। हामागुची बाय हिज सैक्रिफाइस हैड सेव्ड द लाइव्स ऑफ 100 ऑफ विलेज, हामागुची जो था उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया था, त्याग किया था, हैड सेव्ड द लाइफ, उन्होंने जो त्याग किया था उसमें खुद के खेत के धान को जलाकर, तो बाकी लोगों की, गांव के हंड्रेड्स लोगों की जिंदगी उन्होंने बचा ली थी। सेवरल ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, व्हेन द विलेज रिवाइव्ड, जब वो गांव फिर से अपने सही रास्ते पर आया, विलेजर्स नेम्ड हिम हामागुची, तब उन्होंने, विलेजर्स ने उनका नाम हामागुची रखा। हामागुची का अर्थ द डाइटी एंड द डाइटी, यानी गॉड होता है इसका मतलब, उसको एक देवता की तरह वो मानने लगे, देवता की तरह मानने लगे। एंड बिल्ड अ टेम्पल, उसका एक मंदिर बनाया। अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, उनको रिस्पेक्ट देने के रूप में। एंड प्रेड देयर एवरीडे, और वो हर दिन उसके लिए प्रार्थना करते थे। तो इस तरह ये छोटी सी एक स्टोरी है हामागुची की, कि उन्होंने गांव वालों को किस तरह बचाया। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हामागुची ड्रीव द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाय, हामागुची ने गांव के लोगों का जो अटेंशन है अपनी तरफ कैसे खींचा। 4 ऑप्शन है। स्टैंडिंग ऑन द हिल, हिल पर खड़े होकर। वेविंग आउट टू द विलेजर्स, वेविंग आउट टू द विलेजर्स, गांव वालों को बाहर निकालकर। पुटिंग हिज राइस स्टेक ऑन फायर, उसके जो चावल के ढेर थे उसको आग लगाकर। स्टैंडिंग नियर हिज विंडो, खिड़की के पास खड़े होकर। अब इन चारों में देखिए उसने क्या किया था, डेफिनेटली तीसरा वाला काम किया था। उसने जो उसकी खुद की जो चावल के ढेर थे, धान के ढेर थे, उसमें आग लगा दी थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डज नॉट डिस्क्राइब हामागुची, कौन सी ऐसी बात थी जो हामागुची, नॉट डिस्क्राइब्ड हामागुची, जो हामागुची को डिस्क्राइब नहीं करता। वाइस एंड सेल्फलेस, ये तो था। ओल्ड एंड वाइस, बूढ़ा भी था और बुद्धिमान भी था। काइंड एंड हेल्पफुल, ये भी था। कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस, कंफ्यूज्ड था यानी वो खुद ही बहुत कंफ्यूज था और वो किसी की मदद नहीं करने वाला था। तो क्वेश्चन में क्या है, कौन सा उसका गुण नहीं है। तो भाई ऊपर के तो सभी गुण हैं, तो इसमें चौथा गुण नहीं था, तो हमारा आंसर होगा 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेज हैड रिवाइव्ड, व्हेन द विलेज हैड रिवाइव्ड, जब वो गांव फिर से बस गया। इम्प्लाइज दैट, ये क्या साबित करता है, ये क्या बताता है। तो इसमें हम देखते हैं 4 ऑप्शन है। नॉर्मल एक्टिविटीज वेयर रिस्टोर्ड, जो गांव वालों की जो नॉर्मल एक्टिविटी थी वो फिर से शुरू हो गई थी। हामागुची हैड बिकम रिच अगेन, हामागुची फिर से धनवान बन गया था, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ था ना। द सॉइल वॉज फिट टू कल्टिवेट राइस, धान उपजाने के लिए सॉइल बिल्कुल सही थी। भाई ये बात तो इस स्टोरी में कहीं हमें नजर ही नहीं आती। विलेजर्स हैड फॉरगॉटन देयर सॉरो, विलेजर्स जो थे उनका दुख भूल चुके थे। तो भाई ये कुछ भी नहीं हुआ था ना, डेफिनेट। अब हालांकि स्टोरी में ये बात तो नहीं लिखी है, लेकिन निश्चित तौर पर उस गांव के आसपास जो टाइडल वेव्स है उससे गांव पूरा तहस नहस हो गया था। तो निश्चित तौर पर इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नॉर्मल एक्टिविटीज वेयर रिस्टोर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू हामागुची बाय, विलेजर्स ने जो हामागुची था उसको ग्रेटिट्यूड यानी उसको कैसे गिफ्ट दिया, उसने जो सेक्रीफाई किया था उसको कैसे प्रे किया, उसको कैसे ग्रेटिट्यूड दिया। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट देखते हैं, कॉलिंग हिम ग्रैंडफादर, उसे वो ग्रैंडफादर कहते थे, डेफिनेटली कहते थे। बिल्डिंग अ टेम्पल इन हिज नेम, उसके नाम से एक मंदिर बनाया। रनिंग अप द हिल, हिल पर दौड़ते गए, ये भी गए थे। सेक्रीफाइस द राइस क्रॉप, तो जो हामागुची ने सेक्रीफाई किया था ना उनके राइस क्रॉप के लिए। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, बात है कि गांव वालों ने हामागुची को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या किया था, तो निश्चित तौर पर उसके नाम से एक मंदिर बनाया था। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। हाँ, ये गांव वालों की बात है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, द स्टोरी टीच अस, ये कहानी क्या बताती है, हमें क्या सिखाती है। 4 ऑप्शन है। रिमेन अलर्ट ऑल द टाइम, हमेशा सतर्क रहो। लर्न डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा को कैसे प्रबंधित किया जाता है ये सीखें। केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली, बगैर किसी स्वार्थ के हम लोगों का ध्यान रखें। रिस्पेक्ट वंस कम्युनिटी, एक किसी विशेष समुदाय को हम रिस्पेक्ट करें। तो भाई ये बात तो कुछ है ही नहीं इसमें।
तो निश्चित तौर पर हामागुची ने जो किया था वो बात यहाँ पर इसका मोरल है, इस स्टोरी का मोरल है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी? यदि हम इसका टाइटल लिखना चाहें तो क्या होगा? 4 ऑप्शन है। द वेव्स इन द सी, समुद्र में लहरें। द बर्निंग राइस फील्ड्स, धान के खेत जलाना। द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों को बचाना। द लाइफ ऑफ कोस्टल विलेजर्स, कोस्टल विलेजर्स हैं तटीय जो गांव वाले होते हैं उनकी लाइफ। तो यहाँ पर हामागुची ने जो किया था उस काम को इसको हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर रेस्क्यू हुआ था, गांव वालों का रेस्क्यू हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 12। क्वेश्चन नंबर 7 से जो 12 है ये इसमें भी एक पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। समर इन इंडिया फॉर फूड लवर्स, समर इन इंडिया फॉर फूड लवर्स इज साइनोनिमस विद द मैंगो सीजन। इंडिया में जो फूड लवर्स होता है यानी जो फल को चाहने वाले होते हैं, जो फूड लवर्स यानी जो खाने को चाहने वाले लोग होते हैं, वो बिल्कुल मैंगो सीजन का इंतजार करते हैं। मैंगो सीजन जब आम का सीजन आता है ना, उसका इंतजार करते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ईच स्टेट बोस्ट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोस, हमारे देश में प्रत्येक स्टेट में मैंगो के डिफरेंट वेराइटीज आपको मिलती हैं। ऑल हेडेड एज डेलिकेसीज, ऑल हेल्ड एज डेलिकेसीज यानी सभी स्वादिष्ट होते हैं। सम आर मिंट टू बी ईटन राइट, कुछ कच्चे खाए जा सकते हैं। वाइल, जबकि कुछ अदर्स आर बेस्ट ईटन व्हेन दे आर ग्रीन एंड रा, जब वो हरे और कच्चे होते हैं तब खाने अच्छे होते हैं। वाइल द सीजन स्टार्ट्स एज अर्ली एज द लास्ट वीक ऑफ मार्च, और ये सीजन कब से शुरू होता है? बिल्कुल जैसे जब मार्च का लास्ट वीक जब आता है, इस समय सीजन शुरू हो जाता है। इट इज़ ओनली अराउंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ये लगभग अप्रैल के लास्ट वीक तक चलता है। दैट मैनी वेराइटीज मेक देयर एंट्री इन द फ्रूट बाजार्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के जो फ्रूट बाजार्स होते हैं इसमें तरह तरह की जो वेराइटीज इसकी आनी शुरू हो जाती है। द सीजन लास्ट अप टू द एंड ऑफ जून, और ये सीजन चलता है जून के लास्ट तक। इन सर्टेन एरियाज, कुछ निश्चित क्षेत्रों में, इस लास्ट ऑफ टू द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ये अगस्त के पहले सप्ताह तक भी चलता है कुछ विशेष एरिया में। फ्रॉम मैंगोज दैट आर एयर्स स्मॉल एज पिंग पोंग बॉल्स टू लार्ज बॉल्स दैट वी एज मच एज 2 or 3 किलोग्राम ईच, यानी ये इतने पिंग पोंग बॉल यानी ये छोटी सी बॉल जो होती है ना, उससे लेकर ये बहुत बड़े तक भी होते हैं, जैसे कि 2 या 3 किलोग्राम तक के भी आम होते हैं। ईच वन ऑफ देम इज गवर्नमेंट स्ट्रीट, यानी ईच वन यानी इसमें से प्रत्येक जो होता है गवर्नमेंट स्ट्रीट, यानी जो स्वाद लेने वाले जो लोग होते हैं, तरह तरह के जो पकवान जो हम बनाते हैं उसके लायक होते हैं। एंड विथ दिस डिफरेंट मैंगोज कम सम ऑफ द फेम्ड डिशेस, और कुछ जो अलग तरह के जो मैंगोस होते हैं, आम होते हैं, वो कुछ प्रसिद्ध डिशेस बनाने काम में आते हैं। प्रिपेयर्ड एज सीजनल डेलिकेसीज, कुछ सीजनल जो पकवान होते हैं उसके भी काम में आते हैं। बी इट द आम रस और मैंगो श्रीखंड, आम रस या मैंगो का जो श्रीखंड बना जाता है इन द वेस्टर्न स्टेट, जो पश्चिमी देशों में, दैट इज यूजुअली टीम्ड अप विथ पूरीज एंड पिकल्स, ये साधारणतया हमारे साथ जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये पूरी और पिकल यानी अचार के रूप में। एंड मैंगो राइस मेड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में मैंगो राइस आम के जो चावल खाया जाता है। द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वास्ट इंडियन कुजीन इज प्लेंटी, यानी बहुत इज अ प्लेंटी, बहुत अधिक मात्रा में स्पेशल डिशेज भी बनाई जाती है। मैनी स्वीट्स सॉवरी एंड स्पाइसी, कई तरह की मिठाइयाँ बनती है। सॉवरी यानी कुछ खट्टी चीज़ें बनती है, कुछ स्पाइसी मसालेदार चीज़ें बनती है। इन द रीजनल क्यूजियंस यूज मैंगोस एज द कोर इंग्रेडिएंट, कुछ ऐसी डिशेस बनाई जाती हैं जिसमें मैंगो जो होता है कोर इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि मुख्य जो इंग्रेडिएंट है, मुख्य जो इसका हिस्सा है भोजन का, उसमें आम होता है। बोथ इन इट्स राइप एंड रॉ फॉर्म्स, राइप यानी जो पका हुआ आम होता है वो भी, और जो कच्चा आम होता है, दोनों रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन एडिशन, साथ ही मैनी बेकरीज एंड पेटिसरीज, बेकरीज और पेटिसरीज, बेकरीज में जैसे आप जानते हैं ब्रेड वगैरह बनती है, और पेटिस भी कुछ बनाई जाती है, शायद आपने खाई होंगी। दैट हैव मशरूम्ड अक्रॉस द मेट्रोज, दैट हैव मशरूम्ड यानी फिर से उगाई जाती है, अक्रॉस द मेट्रोज, चीज केक जो बनाई जाती है। एंड अदर
डिजर्ट्स, इस तरह की चीज़ें जो होती है सेंटर्ड अराउंड मैंगोस, ये इनमें सभी में जो मुख्य रूप से जो इंग्रेडिएंट होता है वो मैंगोस होता है। विच इज द किंग ऑफ फ्रूट, ये एक फलों का राजा है, ये फलों का राजा है। आम हम जानते हैं इट्स अ किंग ऑफ फ्रूट। दस यू हैव एनफ ऑप्शंस टू कीप दैट स्वीट टूथ ऑफ यूर सेचिएटेड, तो भाई पर्याप्त ऑप्शन है आपके लिए। यदि आप भोजन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप खाने के शौकीन हैं। वन मस्ट एडमिट दैट, कोई ये कहता है कि नथिंग बीट्स द फील ऑफ बाइटिंग थ्रू अ फ्रेशली कट मैंगो, भाई नथिंग बीट्स द फील ऑफ बाइटिंग थ्रू अ फ्रेशली कट मैंगो, एक फ्रेश आम को यदि काट लिया जाए तो उससे यानी कोई भी हार नहीं सकता, यानी उसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, भाई आम काटा बहुत अच्छा किया। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करें हम। क्वेश्चन नंबर 7, वन कैन फाइंड मैंगोज फ्रॉम, कोई भी आदमी मैंगो कहाँ से प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ सीजन दिए हुए हैं। तो इन चारों सीजन में आप देखिए कौन सा सीजन सही है। मार्च से अगस्त, अप्रैल से जून, अप्रैल से मई या मई से जून, तो शुरुआत तो मार्च से होती है, अब आप जान लें। तो इस चारों ऑप्शन में देखिए मार्च से शुरुआत है, पहले ही ऑप्शन है, और ये कई स्थानों पर अगस्त तक भी चलता है, तो इसका सही ऑप्शन ये 1 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ मैंगोस, यानी सही नहीं है। अब सोचिए कि जो सही नहीं है मतलब 3 सही होंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेशल मैंगो डिशेज इन इंडिया, बिल्कुल कई तरह की मैंगो डिशेज बनाई जाती है इंडिया में, ये सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। मैंगोज कैन बी ईटन राइप एज वेल एज रॉ, यानी पका हुआ भी खाया जाता है जैसे कि कच्चा खाया जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मैंगोस आर नॉट अवेलेबल इन समर, गर्मी में आम उपलब्ध नहीं होता, अरे भाई ये तो गलत बात हो गई ना, ये सही नहीं है भाई, गर्मी में तो उपलब्ध होता है। मैंगोस आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, कई तरह के साइज में मैंगो अवेलेबल होता है, तो ये तो अवेलेबल होता है, सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वास्ट इंडियन क्यूजियंस इज अ प्लेंटी, जो स्पेशल डिशेज की जो रेंज है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में जो इंडियन क्यूजियंस हैं उसमें। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ 4 ऑप्शन है, देखते हैं। मैंगो फाइंड्स इट्स प्लेस इन अ फ्यू स्पेशल इंडियन डिशेज, ये मैंगो फाइंड्स इट्स प्लेस इन अ फ्यू, कुछ चुनिंदा स्पेशल इंडियन डिशेज में, भाई इसका ये मतलब नहीं है। प्लेंटी का मतलब बहुत अधिक मात्रा में होता है ये, यानी तरह तरह की डिशेज इससे बनाई जाती है, बात तो सही है। आगे, इन द इंडियन क्यूजियंस मैंगो इज ए स्पेशल डिश, मैंगो ही एक स्पेशल डिश है, नो, मैंगो इज अ वास्ट इंडियन क्यूजियंस, बहुत अधिक मात्रा में होता है, भाई इसकी डिश की बात है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल डिशेज विद मैंगो इन द इंडियन क्यूजियंस, राइट, इंडियन यानी हिंदुस्तानी जो भोजन होता है उसमें एक स्पेशल डिश तरह और लॉट्स ऑफ स्पेशल डिश, बहुत सारी स्पेशल डिश बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कोर इंग्रेडिएंट, कोर इंग्रेडिएंट इन द पैसेज मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। यदि आप खाने के शौकीन हैं तो कई तरह की डिशेस आपने खाई होंगी, तो उसमें कोर इंग्रेडिएंट किसे कहते हैं, मेन आइटम, लास्ट आइटम, फर्स्ट आइटम या स्पेशल आइटम। तो जो इसमें क्या होगा, मेन आइटम ही तो होगा, जो मुख्य रूप से जो होता है ना, वो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मैंगो इज ऑफन कॉल्ड, मैंगो हमेशा क्या कहलाता है, पिंग पोंग बॉल, द किंग ऑफ फ्रूट, अ स्वीटी डेलिकेसी, अ समर ट्रीट। बात तो सभी है, लेकिन ये ज़्यादातर क्या कहलाता है, हम इसको मैक्सिमम मार्क्स किसको देंगे आप, भाई ये साइज में पिंग पोंग बॉल के रूप में भी पाया जाता है और बहुत ह्यूज साइज में भी होता है, लेकिन क्या कहते हैं आप इसको, द किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा ही तो कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच इज द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग अ मैंगो, टेक्स्ट के अनुसार आम खाने का बेहतर तरीका क्या है, बेहतर तरीका क्या है। हैविंग मैंगो राइस, यानी मैंगो राइस लीजिए आप, जो कि साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, जैसे कि पैसेज में लिखा है। ड्रिंकिंग आमरस, आमरस पीना, क्या ये बेहतर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। मैंगो श्रीखंड, श्रीखंड खाना, भाई ये तो इसके डिशेस है ना। ईटिंग अ फ्रेशली कट मैंगो, फ्रेशली कट मैंगो, जो फ्रेशली कट करके जो मैंगो खाया जाता है, ये बेहतर तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर यही तो खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक। यहाँ पर देखिए, स्कूल डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बुक वीक, एक स्कूल ने डिसाइड किया एक बुक वीक यानी सप्ताह, पुस्तक सप्ताह मनाने का। द चार्ट बिलो शोज द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज प्लान, स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज।
तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए चार्ट को, चार्ट के आधार पर आगे आपको 13 क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर मंडे के दिन क्लास 1 और 2 ये डिजाइनिंग बुक मार्क्स होगा, वेन्यू है क्लासरूम्स, और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है क्लास 8 के बच्चों को होगी, ये विजिट टू नेशनल लाइब्रेरी में ले जाया जाएगा। क्लास 3rd और 4th इसमें रोल प्ले होगा, ये हॉल नंबर 1 में, और क्लास 5th एंड 6th माय फेवरेट बुक टॉक, यानी हमारी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उस पर बातचीत होगी, और ये स्थान होगा लाइब्रेरी। तो मंडे के दिन क्लास 1-2 डिजाइनिंग करेगी, 3-4 रोल प्ले करेंगे, स्थान भी दिया हुआ है, और क्लास 5-6 जो है ये डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी में। ओके, उसी तरह ट्यूसडे को देखिए क्लास 3rd-4 चैन स्टोरी टेलिंग, यानी चैन स्टोरी बनाएंगे। चैन स्टोरी आप समझते हैं, जैसे किसी एक बच्चे ने एक सेंटेंस बोला, उसके बाद उस स्टोरी के आगे बढ़ाने के लिए दूसरा बच्चा एक दूसरी सेंटेंस बोलेगा, तो ये स्टोरी बढ़ती चली जाती है। तो ये होगा क्लास 3 और 4 के बच्चे ये करेंगे, स्थान होगा ऑडिटोरियम। और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है 5th और 6th के बच्चे फिल्म देखने जाएंगे, द जंगल बुक, आप जानते हैं मोगली की स्टोरी इसमें है। क्लास 7 और 8 के बच्चे थिएटर वर्कशॉप बाय बेरी जॉन का जो थिएटर है ये वर्कशॉप करेंगे, मतलब ये थिएटर करने का प्ले करेंगे, ये थिएटर करेंगे, और ये हॉल 1 में होगा। तो ये ट्यूसडे का प्रोग्राम हो गया। इसी तरह वेडनेसडे का क्लास 1-2 के बच्चे करेंगे मीट द फेरी टेल कैरेक्टर्स। ये फेरी टेल्स जो कैरेक्टर्स होते हैं, फेरी टेल्स आपने सुनी होगी, छोटी छोटी कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ होती हैं, उनके कैरेक्टर्स से मिलेंगे, स्थानों का ऑडिटोरियम, शायद कुछ वहाँ पर फेरी टेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो बनकर आए होंगे। क्लास 3 और 4 के बच्चे शो एंड टेल, दिखाओ और बताओ, ये हॉल नंबर 1 में करेंगे। क्लास 5 और 6 के बच्चे पोइट्री रेसिटेशन करेंगे, पोइट्री को यानी दोहराएंगे, ये हॉल 2 में होगा। क्लास नंबर 7-8 के बच्चे डिजाइनिंग का बुक कवर को डिजाइन करेगा बाय संतोष राय, और ये होगा आर्ट रूम में। तो ये वेडनेसडे की एक्टिविटी होगी। इसी तरह थर्सडे की 7 और 8 क्लास 7-8 के बच्चे क्विज करेंगे, कंडक्टेड बाय मनदीप कौर एक टीचर हैं जो ये क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हॉल नंबर 2 में होगा। और क्लास 9-10 के बच्चे मीट द ऑथर रस्किन बॉन्ड आप एक राइटर है, आप जानते होंगे, ये इंग्लिश में इन्होंने कुछ टेक्स्ट कुछ लेसन्स लिखे हैं जो आपकी बुक में है भी। तो मीट द ऑथर, इस ऑथर से मिलेंगे, और ये वेन्यू होगा लाइब्रेरी में। और इसी में क्लास 3 और 4 के बच्चे विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट में, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ये एक एजेंसी है जहाँ पर तरह तरह की पुस्तकें मिलती हैं, वहाँ पर विजिट करने जा रहे हैं। और फ्राइडे को आप देखेंगे क्लास 5 और 6 बुक रीडिंग बाय स्टूडेंट्स को तरफ बुक रीडिंग की जाएगी, और ये स्थान होगा उनका ही क्लासरूम। तो इस तरह यहाँ पर सप्ताह के 1, 2, 3, 4, 5 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसके आधार पर कुछ प्रश्न हम हल करते हैं। तो संभव है कि जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस टेबल को हम फिर से देखें। आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द क्विज, वेयर इज इट इज कंडक्टेड। मैं क्विज देखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो ये कहाँ हो रहा है, तो वेन्यू आपको बताना है। तो ये कहाँ हो रहा है, एक बार थोड़ा सा देख लें, क्विज कहाँ पर हो रहा है। क्विज, ये देखिए यहाँ पर क्विज लिखा हॉल नंबर 2 में, तो ये वेन्यू आपको यहाँ पर आसानी से मिल गया, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच डे इज द स्कूल कंडक्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज। सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही है, आप थोड़ा सा चार्ट को पलटा कर देख लें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ वेडनेसडे को हो रही हैं। आप चार्ट को देख लें एक बार, तो देखते से आप समझ जाएंगे सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही है, मैक्सिमम क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग, मनदीप कौर क्या कंडक्ट कर रहे हैं, ये टीचर्स के भी वहाँ पर नाम दिए हुए हैं, आप उस चार्ट को आसानी से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बुक कवर डिजाइनिंग हालांकि हो तो रहा है, लेकिन मनदीप कौर नहीं कर रहे हैं। थिएटर वर्कशॉप ये कहीं और हो रहा है। क्विज शो और बुक रीडिंग एक्टिविटी, तो आपने देखा होगा क्विज हो रहा है वहाँ पर, तो ये मनदीप कौर इसको कंडक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच इवेंट्स विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे, गुरुवार को कौन सी एक्टिविटी हो रही है, तो आप सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर देख लीजिए। क्विज हो रहा है, क्विज सभी में है। मीट द ऑथर एंड विजिट टू नेशनल लाइब्रेरी, मीट द ऑथर एंड विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट, मीट बुक रीडिंग एंड विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट, मीट द ऑथर एंड अ फिल्म शो। भाई फिल्म शो तो कहीं है ही नहीं, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा वाला है। आप चार्ट को एक बार देख लें, बड़ी आसानी से आप इसे ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ऑन विच डे कैन द चिल्ड्रन मीट रस्किन बॉन्ड, किस दिन बच्चे रस्किन बॉन्ड से मिल रहे हैं, तो रस्किन बॉन्ड वाला आप देख लीजिए किस दिन ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन। तो अब आगे कुछ क्वेश्चन और हैं वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच क्लासेस विल गो टू सी द जंगल बुक एंड व्हेन, जंगल बुक कौन सी क्लास जा रही है और कब जा रही है, तो इसको आप चार्ट में देख लें।
सॉरी द जंगल बुक चार्ट में कहीं पर है, तो किस दिन जा रहा है और कौन सी क्लास जा रही है। तो इसमें आप देखेंगे क्लास 5th एंड 6 ये ट्यूसडे को जा रहे हैं, ट्यूसडे को। तो चार्ट के आधार पर ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द स्कूल हैज़ इन्वाइटेड डेस्ट एक्सपर्ट्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स। कितने एक्सपर्ट्स मंगाए गए हैं अलग अलग इवेंट्स करने के लिए। तो आप जितने एक्सपर्ट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं आप उनको एक बार देख लें तो आपको मिल जाएगा। इसमें 2 एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, 2 एक्सपर्ट्स, राइट। अच्छे से आप चार्ट को देखें तो आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से 25 की ओर। इसमें भी एक पैसेज है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। Bhagat Singh, the great revolutionary and martyr, was only 23 when he was hanged in Lahore jail. भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी और शहीद जो मात्र 23 साल के थे, 23 ईयर्स के थे, जब उन्हें लाहौर जेल में फांसी दी गई। He had thrown a bomb, उसने एक बम फेंका था इन द लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल इन दिल्ली। दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बम फेंका था। दिस वॉज द एंड ऑफ अ लाइफ डिवोटेड टू द ग्रेट टास्क ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये एक जिंदगी का अंत, उन्होंने जिंदगी दान दे दी थी, डिवोट कर दी थी ग्रेट टास्क ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री, भारत को मुक्त करने में ब्रिटिश राज्य से। द टू इंसिडेंट्स प्लेड अ मेजर रोल, 2 ऐसे इंसिडेंट थे जो उनकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करते थे, शेपिंग भगत सिंह लाइफ, भगत सिंह के लाइफ में। द फर्स्ट इंसिडेंट, पहला जो इंसिडेंट था, वाज द ब्रूटल किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जो निर्दयी तरीके से लोगों को मारा गया था, वो इंसिडेंट उन पर असर किया। एट द ऑर्डर ऑफ जनरल डायर, जनरल डायर के आदेश से फायरिंग वाज ओपन एट अ पीसफुल गैदरिंग ऑफ पीपल, लोगों का शांतिपूर्ण जो गैदरिंग थी, वहां पर जो मीटिंग थी, उस पर उन्होंने फायर कर दिया था। भगत सिंह वाज ग्रेटली मूव्ड बाय द बुलेट मार्क्स इन द वॉल, भगत सिंह ने जो बुलेट मार्क्स थे दीवारों पर, उसको देखा था। ही ब्रॉट बैक सम ब्लड सोक्ड मड, वहां से उन्होंने खून सनी हुई मिट्टी लाई थी, टू रिमाइंड हिम ऑफ ब्रिटिश क्रुएल्टी, ब्रिटिश की जो निर्दयता थी उसको याद रखने के लिए। द सेकेंड इंसिडेंट दैट इंस्पायर्ड भगत सिंह टू फाइट द ब्रिटिश फायरिसली वाज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, और दूसरा इंसिडेंट जो उनको इंस्पायर किया था वो लाला लाजपत राय को ब्रिटिश के द्वारा मार देना। ही वॉज भगत सिंह आइडियल, वो भगत सिंह के आदर्श थे। एंड वॉज लीडिंग अ प्रोटेस्ट मार्च, जो एक प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे थे। व्हेन ही वॉज बिटन अप, जब उन्हें मार दिया गया था, विथ लाठीज एंड डाइड सून आफ्टर, और उसके बाद लाठी से उन्हें मारा गया था लाला लाजपत राय को, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह मेड अ प्लान टू थ्रो अ बम, भगत सिंह ने एक प्लान किया था बम फेंकने के लिए इन द असेंबली हॉल में। नॉट टू किल एनीवन, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि बट टू अवेकन इंग्लैंड फ्रॉम हर ड्रीम्स, उसके सपनों को, इंग्लैंड को याद दिलाने के लिए। भगत सिंह सेड, भगत सिंह कहते थे, आवर सोल पर्पस वाज टू मेक, हमारा जो महान उद्देश्य वाज टू मेक द डीफ हियर, महान जो उद्देश्य था वो अंधी बहरी सरकार को कुछ सुनाना था। इसके बाद डैश डैश है, और भी इसके स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये एक पैसेज है, छोटा सा, बहुत बेहतरीन पैसेज है। इसके आधार पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भगत सिंह हैज बीन रेफर्ड टू एज अ मार्टियर बिकॉज, भगत सिंह को एक मार्टियर यानी एक शहीद का दर्जा दिया गया था क्योंकि वह क्या थे। 4 ऑप्शन है। थ्रू अ बम इन द असेंबली हॉल, उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था इसलिए। लेड अ प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ एक मार्च को, एक प्रोटेस्ट मार्च उन्होंने निकाला था, उसको लीड कर रहे थे, इसके लिए। वाज हैंग्ड फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के कारण उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। और चौथा है
फ्रीड इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए। तो कौन सा काम किया था उन्होंने, जिसके आधार पर उन्हें एक शहीद का दर्जा दिया गया। ध्यान रखें, शहीद का दर्जा देना। हालांकि यह भगत सिंह के जो चारों वर्ग हैं यहाँ पर उन्होंने दिए थे। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। इन्हें ब्रिटिश रूल के खिलाफ आंदोलन करने के कारण फांसी पर लटकाया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भगत सिंह ड्रीम वाज टू, भगत सिंह का सपना था, 4 ऑप्शन है। एवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेना। मेक इंडिया अ फ्री नेशन, भारत को एक स्वतंत्र देश बनाना। क्रिएट पैनिक इन द असेंबली हॉल, असेंबली हॉल में पैनिक क्रिएट करना। पैनिक यानी जो बहुत तनाव जो होता है उसे पैनिक कहा जाता है, तनाव क्रिएट करना। फायर एट जनरल डायर, जनरल डायर को मार देना। क्या सपना था उनका, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2, मेक इंडिया अ फ्री नेशन। उनका सिर्फ यह उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 22। भगत सिंह ब्रॉट हम होम ब्लड सोक्ड मड टू, भगत सिंह ने खून से सनी मिट्टी घर ले गया था। क्यों ले गए थे, 4 ऑप्शन है। सिमियर ऑन हिज फोरहेड, अपने सिर पर लगाया था। मेक इंडिया अ फ्री नेशन, देश को मुक्ति दिलाने के लिए। मॉर्न द डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल, निर्दोष लोगों की डेथ का बदला लेने के लिए। और चौथा ऑप्शन है रिमाइंड हिम ऑफ ब्रिटिश क्रुएल्टी, ब्रिटिश निर्दयता को याद रखने के लिए। तो इसमें से आपने जो पैसेज पढ़ा उसके आधार पर आप सोचने की कोशिश करें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रिमाइंड हिम ऑफ ब्रिटिश क्रुएल्टी। क्वेश्चन नंबर 23। भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल टू, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था। 4 ऑप्शन है। किल द इंग्लिशमैन प्रेजेंट देयर, जो वहां पर अंग्रेज थे उन्हें मारने के लिए। और वार्न द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्न करने के लिए, सचेत करने के लिए। तीसरा, गेट अरेस्टेड इन बिकम फेमस, वो गिरफ्तार हो जाए और उसके बाद फेमस हो जाए। चौथा, एवेंज द किलिंग एट जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए। तो भाई उसमें से चारों में से क्या उनका उद्देश्य था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्न करना। बाकी चीजें सब मनगढ़ंत इसमें कही दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द डीफ रेफर्स टू द डीफ, डीफ यानी जो बहरी सरकार थी, ये क्या बताता है। 4 ऑप्शन है। पीपल इन जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के लोगों को याद दिलाती है। दूसरा, इंग्लिश सोल्जर्स, अंग्रेजी सैनिक को याद दिलाती है। इंग्लिश रूलर्स, अंग्रेजी शासक, उन्हें बहरा कहा गया था। या चौथा, पीपल इन असेंबली हॉल, असेंबली हॉल में जो लोग बैठे थे उनको कहा गया था। तो बहरे किसे कहा गया था, ब्रिटिश रूलर्स को, यानी 3rd ऑप्शन सही है, इन्हें सुनाना था, याद दिलाना था। क्वेश्चन नंबर 25। भगत सिंह वाज ग्रेटली मूव्ड, भगत सिंह महान बहुत ग्रेटली वो मूव हुए थे। हियर ग्रेटली मूव्ड मीन्स, उनका जो ग्रेटली मूव्ड था वो उसका क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन है। वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित थे। डीपली टच्ड, गहन रूप से वो इससे जुड़े हुए थे। हाईली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। या वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरे हुए थे। भाई क्या होगा, ग्रेटली मूव्ड मतलब 2 इंसिडेंट से प्रभावित हुए थे ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डीपली टच्ड। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 30। ये भी एक पैसेज है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे पैसेज हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन के आंसर देना है। यानी पढ़ने के बाद में कई तरह के जो पैसेज है ना, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए ये पैसेज पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का एक छोटा सा आर्टिकल है। द नेक्स्ट टाइम यू सडनली स्टार्ट विजिंग और स्नीजिंग, द नेक्स्ट टाइम यू सडनली स्टार्ट, अगली बार जब तुम अचानक शुरू करो विजिंग एंड स्नीजिंग, विजिंग एंड सीजिंग, छींकना और खांसना।
एंड सस्पेक्ट इट्स द आइसक्रीम, और संदेह होता है कि ये आइसक्रीम है। यू जस्ट एट, जो तुमने तुरंत खाई है। थिंक अगेन, फिर से सोचो। इट में ये हो सकता है। इन फैक्ट बी समथिंग, भाई ये निश्चित तौर पे ये कुछ है। एज रूटीन एज द एयर यू आर ब्रीदिंग, या ये हो सकता है तुम्हारी रूटीन में जो हवा तुम जिस हवा में सांस ले रहे हो, राइट। आगे, अ सर्वे वाज कंडक्टेड जॉइंटली, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जॉइंटली बाय सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट। किसके द्वारा? सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन इंडिया एंड साउथ एशिया, और साउथ एशिया, इंडिया और साउथ एशिया का, ये दो संस्थानों के द्वारा एक ज्वाइंट सर्वे किया गया था। It was found the air pollution is now the 5th largest killer in India. ये पाए थे एयर पॉल्यूशन के रूप में कि ये 5th लार्जेस्ट किलर इंडिया, इंडिया में 5वां सबसे बड़ा लार्जेस्ट किलर है आफ्टर हाई ब्लड प्रेशर के बाद इंडोर एयर पॉल्यूशन, यानी इंडिया में जो अधिकांश लोग जो मारे जा रहे हैं उसमें 5वां सबसे बड़ा किलर है। क्या है? ये जो सांस लेने में तकलीफ होना जो है, ये हाई ब्लड प्रेशर के बाद जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, टोबैको स्मोकिंग एंड पुअर न्यूट्रिशन। तो 4 चीज़ें यहाँ पर दी हैं जिससे लोग मारे जाते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन, टोबैको स्मोकिंग यानी तंबाकू यानी सिगरेट पीना, एंड पुअर न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, गरीब, न्यूट्रिशन यानी अच्छा पोषण जो आहार होता है उसको कम हो, उसे पुअर न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे, आउट ऑफ 180 सिटीज, 180 शहरों में मॉनिटर्ड फॉर द सर्वे, ये सर्वे किया गया था। क्लोज टू हाफ ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन, क्लोज टू हाफ ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन यानी कुल शहरी जनसंख्या का आधा। इन इंडिया, भारत में शहरी जनसंख्या का आधा। एंड साउथ एशिया ब्रीथ्स, और जो साउथ एशिया है वो सांस लेता है, ब्रीथ्स एयर विच एक्सिस द परमिसेबल लिमिट ऑफ PM10, जो स्वीकार योग्य जो वायु होती है वो PM10 से बढ़ गई, यानी ये एक यूनिट है, एयर की क्वालिटी की यूनिट है, PM10 से भी बढ़ गई है, जो बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे बढ़ गई है। 1/3 ऑफ अर्बन इंडियंस, शहरी लोग भारतीयों का 1/3, शहरी भारतीयों का 1/3 आर लिविंग इन सच क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया। ये हिंदुस्तान में जितने शहर हैं, शहर में जो लोग रहते हैं वो 1/3 ये रहते हैं क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, यानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं। नो वन कैन एस्केप द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक एयर, कोई भी इससे बच नहीं सकता इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक एयर, जो टॉक्सिक एयर है उसके प्रभाव से, यानी खतरनाक जो हवा है उसके प्रभाव से बच नहीं सकता। हैंस, इस तरह देयर इज ए नीड टू एक्ट, एक आवश्यकता है एक एक्ट की, एक काम करने की आवश्यकता है। अर्जेंटली टू रिड्यूस रिस्क, ये जो रिस्क है इसको अनिवार्य रूप से घटाने की, टू पब्लिक हेल्थ, इंसानों की सेहत पर असर जो डाल रही है, पर्टिकुलरली विशेषकर अमंग चिल्ड्रन, एल्डरली एंड पुअर, विशेषकर बच्चे, बूढ़े और गरीब लोगों में जो ये रिस्क फैक्टर है इसे कम करने की आवश्यकता है। तो ये एक एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन पर एक पैसेज है। अब इसके आधार पर क्वेश्चंस हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। द पैसेज इज अबाउट, पैसेज जिसके बारे में है, 4 ऑप्शन है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्रिटिकली इल पॉपुलेशन यानी बहुत गंभीर रूप से बीमार जनसंख्या, रिपोर्ट ऑफ वेरियस सर्वेस, विभिन्न सर्वे के रिपोर्ट्स, इफेक्ट ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने के कारण। तो भाई ये पैसेज किससे रिलेटेड है? चारों में सोचें आप। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरणीय जो प्रदूषण है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विजिंग एंड स्नीजिंग, छींकना और खांसना, आर कॉज्ड बाय, ये किसके कारण हो रहा है? 4 ऑप्शन है। ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने से। इनहेलिंग टॉक्सिक एयर, इनहेलिंग टॉक्सिक एयर यानी टॉक्सिक एयर मीन्स खतरनाक हवा,
जहर युक्त हवा इनहेल करना है, और एक्सेल, ये दो वर्ड होते हैं। इनहेल यानी नाक से अंदर लेना और एक्सेल यानी बाहर निकालना, ये दो वर्ड होते हैं, याद रखना है। इनहेलिंग एयर टॉक्सिक एयर। और तीसरा है लैक ऑफ हेल्थ मेजर्स, स्वास्थ्य के जो मेजर्स हैं, जो सावधानी बरतना है, उसकी कमी के कारण हो रहा है। या पुअर न्यूट्रिशन, गरीब न्यूट्रिशन। भाई इनहेलिंग टॉक्सिक एयर, हेल्थ मेजर्स, पुअर न्यूट्रिशन, ये तो दूसरे रीजंस हैं, लेकिन आप सोचिए वीजिंग और स्नीजिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है इनहेलिंग टॉक्सिक एयर। आगे क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? चार ऑप्शन। ऑल इंडियंस आर क्रिटिकली इम्पेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, सभी भारतीय इस एयर पॉल्यूशन से खतरनाक रूप से प्रभावित हैं, ये स्टेटमेंट सही है। सभी इंडियंस, ऑल इंडियंस, ये सभी इंडियंस हैं? पैसेज में याद कीजिए, उसमें कुछ विशेष संख्या थी ना। ओनली पीपल लिविंग इन अर्बन, सिर्फ वे लोग जो शहर में रहते हैं, एरियाज आर अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन से प्रभावित हैं, जो लोग शहर में रहते हैं। तीसरा, 1/3 ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया आर अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, जो शहर में रहते हैं वो 1/3 लोग एयर पॉल्यूशन से प्रभावित हैं। और चौथा, ओनली पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर इम्पेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, वे लोग जो सिर्फ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो एयर पॉल्यूशन से प्रभावित हैं। तो भाई कौन सा आंकड़ा सही है? अपने पैसेज को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका मतलब चार ऑप्शन है तो 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक कोई गलत होगा, वो हमें ढूंढना है। 180 cities were monitored for the survey, सर्वे में 180 शहरों को मॉनिटर किया गया था। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर किलर्स इन इंडिया, पॉल्यूशन जो है भारत में एक बहुत बड़ा मेजर किलर है पॉल्यूशन। द एयर विच एक्सीड PM10 लिमिट इज डेंजरस, 10 से अधिक बढ़ जाना, PM10 ये जो यूनिट है ये बढ़ जाना, ये डेंजरस है। और चौथा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ब्रीथ्स पॉल्यूटेड एयर, लगभग आधी जनसंख्या ये पॉल्यूटेड एयर लेती है। तो 29 में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये चौथा गलत है। भाई ऊपर के तीनों सही हैं, ये पैसेज में लिखे हुए थे, आप एक बार पैसेज को आगे फिर से देख लेना तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो क्योंकि ये ऑप्शन सही है लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर चौथा होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। राइट, आगे क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ड एक्सीड एज यूज्ड इन द पैसेज इम्प्लाइज समथिंग विच इज, एक्सीड का क्या अर्थ है इस पैसेज में जो ये दर्शाता है कि, इसका क्या अर्थ होगा? ये थोड़ा सा वोकैबुलरी है, यानी शब्द के बारे में पता करना है। मोर देन, उससे ज्यादा, लेस देन, इससे कम, एटलीस्ट का अर्थ है कम से कम, और द मोस्ट यानी महत्वपूर्ण। तो भाई चारों में से क्या होगा? एक्सीड मोर देन यानी इससे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है ये अलग अलग ग्रामेटिकल पोजीशन से लिए गए हैं, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन शी डैश फॉर मोर देन 2 hours। क्वेश्चन नंबर 31, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, समय पर हम स्टेशन पहुंचे, शी डैश फॉर मोर देन 2 hours, 2 से ज्यादा घंटे। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टेंस के आधार पर समझने की कोशिश करना है। यदि आपका टेंस परफेक्ट है तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, विल हैव बीन वेटिंग, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, समय पर जब हम स्टेशन पहुंच गए थे वह। 4 ऑप्शन, विल हैव बीन वेटिंग, विल बी वेटिंग, हैड बीन वेटिंग या वाज वेटिंग। क्या होगा इसमें से? वह इतने समय से इंतजार कर रही थी, यानी 2 से ज्यादा घंटे से इंतजार कर रही थी। समय पर जब जिस समय हम स्टेशन पहुंचे वह इंतजार कर रही थी, तो इसमें क्या आएगा? कर रही थी, कर रही थी, लगातार कर रही थी, यानी एक तो पास्ट टेंस हो गया और दूसरा पास्ट के साथ में ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी होगा।
तो इसका सही ऑप्शन थर्ड होगा, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, विनीता डैश 50 इन्विटेशंस डे। विनीता डैश 50 इन्विटेशंस टुडे। विनीता ने 50 यानी 50 इन्विटेशंस आज क्या किए। 4 ऑप्शन है, ये भी टेंस पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। हैज पोस्टेड, हैज बीन पोस्टिंग, वाज पोस्टिंग या हैड बीन पोस्टिंग। तो क्या होगा इसमें से? आज, ये आज की बात है यानी पुरानी बात नहीं है। यदि पुरानी बात होती तो यहाँ पर हैड बीन या फिर हैज बीन पोस्टिंग हो जाता। यहाँ पर हमें लिखना होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, हैज पोस्टेड, टेंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33, द स्कूल प्ले डैश टू बी अ ग्रेट सक्सेस। स्कूल प्ले एक महान, एक ग्रेट सक्सेस होगा, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता अब होगी या होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रूव द स्कूल डे, द स्कूल प्ले, प्रूव द स्कूल प्ले इज प्रूव, द स्कूल प्ले प्रूव्ड, द स्कूल प्ले वाज प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट सक्सेस। एक महान, एक ग्रेट सक्सेस होगा या है, क्या होना चाहिए इसमें से? इसका सही ऑप्शन 3 होगा, प्रूव्ड। द स्कूल प्ले प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट सक्सेस, ये सिद्ध करता है ये महान सफलता। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द मैच डैश बाय द चीफ गेस्ट ऑन संडे। संडे को चीफ गेस्ट के द्वारा मैच क्या हुआ। 4 ऑप्शन, इज इनॉग्रेटेड, द मैच इज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट ऑन संडे, द मैच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट ऑन संडे, ऑन संडे, संडे को यानी पुरानी बात है ये। हैज इनॉग्रेटेड, संडे को इनॉग्रेट किया गया था। और द मैच इनॉग्रेटेड, सिर्फ इनॉग्रेटेड। अब यहाँ पर क्या होगा, संडे की बात है यानी पुरानी बात है, और इसके साथ में ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, चीफ गेस्ट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो एक तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और दूसरा जब पैसिव वॉइस में लिखा जाता है बाय द चीफ गेस्ट लिखा हुआ है ऑन संडे, संडे को, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, वाज इनॉग्रेटेड। पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इस तरह ये वाज इनॉग्रेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 35, डैश इट वॉज क्लाउडी इट डिड नॉट रेन, डैश इट वॉज क्लाउडी था, इट डिड नॉट रेन, बारिश नहीं हुई थी। अब इसमें 4 ऑप्शन है, व्हेन, सिंस, वेरेवर, ऑल्दो। सभी का अर्थ अलग अलग होता है। व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन इट वॉज क्लाउडी, सिंस इज व्हाट इट वॉज क्लाउडी, वेरेवर इट वॉज क्लाउडी या ऑल्दो इट वॉज क्लाउडी। सभी के मीनिंग अलग अलग होते हैं, इनको आप अच्छी तरह याद रखें। सिंस ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसके लिए यूज होता है। वेयर यानी जब कभी बादल होते हैं बारिश नहीं होती है, या ऑल्दो यद्यपि बादल थे लेकिन बारिश नहीं हुई थी, तो क्या होगा। थोड़ा सा इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके यदि आप देख ले तो बड़े इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यद्यपि बादल थे लेकिन बारिश नहीं हुई। अब यहाँ पर थोड़ा सा तीनों को लगा कर भी देखिए ना, हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लीजिए तो कौन सा आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, रमन इज वेरी ओबीडियंट, रमन इज वेरी ओबीडियंट, रमन बहुत आज्ञाकारी है। ही डज डैश ही इज टोल्ड, वह करता है जैसे उसने वह बताता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, दैट, एज, इफ या अनलेस। कौन सा होगा। अब यहाँ पर इफ अनलेस का यूज करना आपको सीखना होगा, साथ ही दैट और एज। रमन इज वेरी ओबीडियंट, रमन बहुत आज्ञाकारी है। ही डज एज ही इज टोल्ड, वह करता है जैसा वह बोलता है, वह करता है जैसा वह बोलता है। क्या दैट लिखेंगे, ही डज दैट ही इज टोल्ड, ही डज एज ही इज टोल्ड, ही डज इफ ही इज टोल्ड। ये यहाँ कोई कंडीशन वाली बात है ही नहीं, इसलिए इफ और अनलेस तो हम लगाएंगे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब दैट भी नहीं होगा, बचा एस, यानी ये ऐसे होगा जैसे ही वो, जैसे वो बोलता है वैसा करता है, बहुत आज्ञाकारी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, डैश शी वाज अनवेल, वह ठीक नहीं था। आई ऑफर टू हेल्प। क्वेश्चन नंबर 37, डैश शी वाज अनवेल,
वह ठीक नहीं था, वह ठीक नहीं थी। आई ऑफर टू हेल्प हर। अब यहाँ पर आल्दो, वेरेवर, सिंस और हाउएवर, इन चारों की उपयोगिता समझनी होगी, तब जाकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सिंस। क्वेश्चन नंबर 38, हिज फादर कैन नॉट डैश विथ हिज र्यूड बिहेवियर एनी मोर। पुट अप, पुट इन, पुट एट, पुट ऑन, ये सारे के सारे फ्रेज वर्ब देखना होगा। ऑप्शन 1 सही है, इसको भी इजीली कर सकते हैं, बस इसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन नंबर 39, शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी डैश हर ओल्ड फ्रेंड। शी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी जब शी डैश हर ओल्ड फ्रेंड, उससे मिली थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, रैन इनटू। रैन इनटू ये फ्रेज वर्ब, ये याद रखना होगा। इस तरह के बहुत ट्रेडिशनली चीज़ें होती हैं जिनको याद रखना होता है, समझना होता है। क्वेश्चन नंबर 40, आई हैव गॉट यूज्ड डैश इन क्राउडेड बसेज। मुझे बहुत भीड़ भरी बस में मुझे यात्रा करनी पड़ रही थी। तो 40 का इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, टू ट्रेवलिंग। आई हैव गॉट यूज्ड टू ट्रेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 41, आई सॉ ए स्ट्रेंजर, मैंने एक अजनबी देखा था माय रूम, मेरे रूम में एंटर करते हुए। एंटर का प्रॉपर वर्ड हमें यहाँ पर लिखना है। सही ऑप्शन 2 होगा एंटर। आई सॉ ए स्ट्रेंजर एंटर माय रूम। क्वेश्चन नंबर 42, इट वाज जेनेरियस ऑफ हिम डैश फूड विथ अस। फूड विथ अस, हमारे साथ में भोजन को शेयर करने वाला, ये बहुत उसके द्वारा एक अच्छा काम किया गया था, जेनेरियस। तो इसका सही ऑप्शन होगा टू शेयर, शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 43, कुड यू प्लीज स्टॉप, क्या आप ये रोक सकते हैं सो मच नॉइस। तो इसमें होगा मेकिंग, एक फ्रेज वर्ब होता है मेकिंग नॉइस, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, थैंक यू डैश टू माई प्रॉब्लम सो पेशेंटली। फॉर लिजनिंग, टू लिजन, टू लिजनिंग, फॉर लिजनिंग नहीं, फॉर लिजनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 45, डैश इट रेन, हेड इट रेन्स, यहाँ पर हेड का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 46, आवर टीम कैन विन द मैच, हमारी टीम मैच जीत सकती इफ इट इज प्रैक्टिसेस रेगुलरली। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, इसको मैं बहुत सीधी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बस इसको एक्सप्लेनेटिव, इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपको करनी है, तब जाकर इस तरह के प्रश्न आप कर पाएंगे। प्रॉपर वर्ब ढूंढना और फ्रेज वर्ब ढूंढना। इफ ही डैश हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड, यदि वह कड़ी मेहनत करता है तो निश्चित तौर पर वह सफल होगा। तो इसमें सही ऑप्शन 1 होगा हैड वर्कड। क्वेश्चन नंबर 48, इफ यू डैश होम ऑन टाइम, यदि वह समय पर घर से निकल जाता है, ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन, वो ट्रेन मिस नहीं करेगा, डेफिनेटली मिस नहीं करेगा। तो इसका सही ऑप्शन 4 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, आई डैश रैदर ड्रिंक कॉफी देन टी, वुड, यहाँ पर वुड का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आई विश यू डैश कम विथ अस, कुड, ज़्यादा फॉर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 51, द लाइब्रेरियन सेड, लाइब्रेरियन ने कहा था यू डैश टेक द बुक होम, तुम ये पुस्तकें घर ले जा सकते हो, यानी परमिशन दे रहे हैं तो परमिशन के लिए मे यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 52, द हॉस्टल वार्डन वार्नड अस दैट वी, हॉस्टल वार्डन ने वार्न किया था हमें कि वी डैश नॉट बी लेट अगेन, हमें फिर से लेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इसलिए शुड का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 53, अ मैंगो डैश बाय हर, ये फिर से पैसिव वॉइस है यहाँ पर, तो ये होगा इज बीइंग ईटन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, द वर्क हैड ऑलरेडी डैश बाय हिम बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 55, फूड डैश कुक्ड बाय माय मदर वाज बीइंग पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 56, लेट द लेटर बी पोस्टेड, आओ लेटर पोस्ट करें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 से 60 तक 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको एक में कंबाइन करना है, 2 छोटे छोटे सेंटेंस हैं। द मैनेजर हैंडल द केस वेरी वेल, मैनेजर ने केस बहुत अच्छे से हैंडल किया। ही हैज एक्सपीरियंस, इसका सही ऑप्शन 1 होगा। एज द मैनेजर हैज एक्सपीरियंस ही हैंडल द केस वेरी वेल, बाकी तीनों नहीं होंगे। आप इनको अच्छी तरह समझ लें, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये जो सेकंड है ये तो दोनों को मिक्स कर दिया है, हैंडल द केस वेरी वेल बट ही इज एक्सपीरियंस, लेकिन वो एक्सपीरियंस तभी अपोजिट तो है नहीं ना, ये एक्सपीरियंस था इसीलिए तो केस को हैंडल किया। क्वेश्चन नंबर 58, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग नहीं है, दोनों अपोजिट चीजें हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, शी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बाद बहुत सीमित संसाधन है। शी गैव अ गुड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया है, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा, शी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज येट शी गैव अ गुड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन, हालांकि उसके पास कम संसाधन थे, फिर भी उसने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया। बाकी ये तीनों नहीं होंगे। अब इनको बड़ी इजीली पढ़कर समझ सकते हैं, इनके कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिलेशन ला यहाँ पर लगाना होता है।
क्वेश्चन नंबर 60, टुडे इज संडे द शॉप्स आर क्लोज, तो ये बाकी तीनों नहीं होंगे, द शॉप्स आर क्लोज देयरफॉर टुडे इज संडे, दुकानें बंद है इसलिए संडे, भाई ऐसे तो कोई बात नहीं है, दोनों अलग अलग है ना, तो आपको समझना है। संडे इज क्लोज्ड फॉर द शॉप्स टुडे, संडे बंद होता है क्योंकि दुकानें बंद होती हैं। टुडे संडे वेयर इज द शॉप्स आर क्लोज, आज संडे है जबकि दुकानें बंद है। संडेज को तो ये मेन संडेज तो देखें पहले, उसके बाद भी तो हम लिखें, तो सबसे लास्ट होगा टुडे संडे सो द शॉप्स आर क्लोज, आज संडे है इसलिए दुकानें बंद हैं, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है, तो ऑप्शन 4 सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किए हैं, उन सभी में आपने देखा होगा कि इसके जो कंटेंट है, इन कंटेंट्स में कुछ खास चीज़ें आपको तैयार करनी है, 60 क्वेश्चन की खास चीज़ें आपको तैयार करनी है, और वो है ग्रामेटिकल्स, यानी जो वॉइस नरेशन, और साथ ही टेंस देखना होगा, और टाइप ऑफ वर्ब्स में जितने भी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जीरंड और इन्फिनिटिव भी देखना होगा, और कुछ फ्रेज वर्ब भी देखने होंगे। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में ऐसा नहीं है कि बहुत लोअर चीज़ें, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच और बहुत छोटे छोटे सेंटेंस ही क्लास 10th के अचीवमेंट सर्वे में आएंगे, इस तरह की थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें भी आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करते रहें, और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं किया, फिर भी हमने जितना पॉसिबल हो सकता है उतना किया था। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते रहिए, आप सफल होंगे। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।